हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हां मेरे दोस्तों, एफएसओ को एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। मेरे दोस्तों ध्यान से उस लैंग्वेज को देखना है, चारों ऑप्शन को देखना है और जो ढंग के लगे, जो बेहतरीन लगे वो जवाब आप लोगों को देने की कोशिश करना है। कौन सा क्वेश्चन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, कौन का छपके आ सकता है, उस सारी चीजों को अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। और सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और उसी एक दिन का इंतजार करते हुए मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता शोर मचा दे। आंकड़ा जरा अटका अटका सा नजर आ रहा है क्योंकि ये नया चैनल है, नया प्लेटफॉर्म है, नई जगह है। छोटे से परिवार को लेकर के एक बड़े परिवार के कार्य की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक जिस विद्यार्थी ने क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया, मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का दिखाया गया आंकड़े में जो जुनून पागलपन ये डिफाइन करेगा कि आगे तक इस सेशन को कब तक कैरी करना है। खूब सारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का नाम नर्सिंग से भी नजर आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग भी आराम से इस सेशन को कैरी ऑन कर पाएंगे। रुकना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन ले सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। चलेगा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर। शुरुआत करने जा रहा हूं आज के दिन के धुआंधार सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखते हुए अपने बेहतरीन आंसर को जवाब में कन्वर्ट करना है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहेगा ये। चलेगा, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आ चुका है, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के पिताजी कौन से देखने को मिलेंगे? माइक्रोबायोलॉजी के पिताजी, पहला बोल दिया लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, पॉल एलरिच या जोसेफ लिस्नर। फटाक से कमेंट करना है, टुकर टुकर नहीं देखना है मेरे दोस्तों, क्योंकि आंसर आना चाहिए, सब बच्चों का आना चाहिए। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आना ही चाहिए। ये जवाब आने लगा है सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का। लुईस पास्चर। चलो भाई देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सबसे पहले मैं अगर एक छोटी सी चीज बोलूं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, ध्यान रखिएगा। जिनको ज्यादा ज्ञान है उनको ध्यान से सुनना है और जिनको कम ज्ञान है उनको ध्यान के साथ में ज्ञान को बढ़ाना है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे विद्यार्थी सोच सकते हैं कि सर आज ये धीरे धीरे हल्के मंद मंद मुस्कुराहट के साथ ऐसे कंसेप्ट निकाल के ला रहे हो, क्योंकि ये फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम के लिए दिखाई गई माइक्रोबायोलॉजी के वो टॉपिक है जो फूड से रिलेटेड ज्यादा है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, जिनको एक एक पॉइंट को आपको समझते रहना। बाइलैंग्वेज भी कोशिश करेंगे कि अपन चीजों को समझा पाए। माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, अगर मैं इस चीज को फोकस करूं तो ये साइंस की वो ब्रांच है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कराती है। माइक्रो का मतलब छोटा और बायोलॉजी का मतलब साइंस। साइंस का वो ब्रांच है जो किसके बारे में स्टडी कराएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसके बारे में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो इसको बोला जाता है सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या देखने को मिलेगा? सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीवी, यानी वो आइटम, वो पदार्थ जो अपने को नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं। लगा स्क्रीन के ऊपर एक और बेहतरीन आंकड़ा, और ये एग्रीकल्चर की दुनिया में बहुत बड़ा आंकड़ा है मेरे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आज आंकड़े टूटने चाहिए ताकि एग्रीकल्चर की जितने भी तमाम धुआंधार जिन्होंने विश्वास जता करके मुझे उतारा है उनको पता चलना चाहिए कि हाँ अरे भैया जी भूचाल आता है, तूफान उठता है। यहां ध्यान रखिएगा, यहां मैंने बोल दिया माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। और ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम क्या कर सकते हैं? नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अरे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देखते, तभी वो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा जाता है। जो चीज दिख जाती है उसको इसमें नहीं पढ़ा जाता। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां मैंने बोल दिया कि लुईस पास्चर, हां फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का जवाब ही आपका क्या देखने को मिलेगा? लुईस पास्चर। करेक्ट आंसर जाएगा ए। इसके अलावा मैं छोटी मोटी चीजें और लुईस पास्चर नाम के भाई साहब के लिए बोलने की कोशिश करूंगा। तो लुईस पास्चर ने रेबीज नाम की वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। कौन सी वैक्सीन? रेबीज की वैक्सीन। नेक्स्ट, लुईस पास्चर ने, ध्यान रखिएगा, एक थ्योरी आई थी जिसे फर्स्ट साइंटिफिक बोलते हो। क्या बोलते हो सर? हम बोलते हैं फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी। नेक्स्ट, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जर्म थ्योरी किसने दी थी, तो भी जवाब क्या देना है? सर जर्म थ्योरी के बारे में भी जानकारी दी थी लुईस पास्चर ने। अरे किसने जानकारी दी थी? लुईस पास्चर नाम के भाई साहब ने। तो मैंने क्या बता दिया? रेबीज की वैक्सीन लुईस पास्चर ने। फर्स्ट साइंटिफिक फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी तो लुईस पास्चर ने। जर्म थ्योरी तो लुईस पास्चर ने। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो भी कौन है? लुईस पास्चर है। अरे तो भी क्या देखने को मिलेगा? लुईस पास्चर देखने को मिलेगा। आंकड़ा रुकना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच का मतलब ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। किसके फादर है? बैक्टीरियोलॉजी के।
बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है जीवाणु के बारे में अध्ययन करना। किसके बारे में अध्ययन करना? जीवाणु के बारे में अध्ययन करना बैक्टीरियोलॉजी में आता है। और अगर आपसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पूछ ले तो जवाब रॉबर्ट कोच देना है, जिन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी और उस बैक्टीरिया का नाम देखने को मिला था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई। हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन पूरी दुनिया में सेम रहेगा। ये फादर हर जगह जाओगे तो पिताजी कभी चेंज नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कोई कहीं जाएगा, अभी थोड़ा सब्र बना के रखिएगा, देखते हैं कौन से क्वेश्चन कहां से उठ के आते हैं। नेक्स्ट बोल दिया पॉल एलरिच क्या है, तो इन्होंने फादर ऑफ कीमोथेरेपी है। और ये किसके फादर देखने को मिलते हैं सर? इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ कीमोथेरेपी। फादर ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के पिताजी कौन देखने को मिलेंगे? तो जवाब देना है पॉल एलरिच। क्या जवाब देखने को मिलेगा? पॉल एलरिच जवाब देखने को मिलेगा। सर ये तो उड़ा दीजिएगा, रॉबर्ट कोच उड़ा दीजिएगा। जोसेफ लिसनर नाम के भाई साहब क्या है? तो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक। ध्यान रखिएगा, ये किसके पिताजी देखने को मिलेंगे? तो आपको जवाब देना है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक। किसके देखने को मिलेंगे? किसके पिताजी देखने को मिलेंगे? फादर ऑफ एंटीसेप्टिक कौन होता है? तो जवाब क्या देना है आपको कि जोसेफ लिसनर। अगर बात करता हूं कि सर एंटीसेप्टिक क्या देखने को मिलता है, तो एंटीसेप्टिक का मतलब किसी भी चीज को डीकंटामिनेटेड करना क्या कहलाता है? कंटामिनेशन को डीकंटामिनेटेड करना एंटीसेप्टिक कहलाता है। तो यह भी उड़ा दीजिएगा। यहां पर अब मैं थोड़ा सा नाम में परिवर्तन करूंगा। एक नाम देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है? एक नाम आता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। क्या नाम देखने को मिलता है? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। आंकड़ा अटक कैसे गया मेरे दोस्तों? एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। अरे निकम्मे अननोन, तेरा नाम ही निकम्मा इंसान लिखा हुआ है, तू ऐसी ऐसी भारी भारी बातें करता है। अरे एक बार हर बच्चे ने अभी तक क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो जल्दी से कीजिएगा मेरे दोस्तों। यहां मैंने बोला है, वहां सिंपल माइक्रोबायोलॉजी बोली या मॉडर्न बोली, और मॉडर्न नाम आते ही जवाब क्या जाएगा? एंटोनी वॉन लीवेनहुक नाम चला जाएगा। क्या देखने को मिलेगा? एंटोनी वॉन लीवेनहुक। ध्यान रखिएगा, क्या नाम चला जाएगा? एंटोनी वॉन लीवेनहुक नाम चला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब मैं यह एक नाम को अगर मैं और बोलने की कोशिश करूं, अरे एक पॉइंट और देखने को मिलता है। अगर एग्जामिनर पूछे कि हुज पर्सन फर्स्टली डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोप, अरे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी? अरे ये विकास झूठी बातें मत फैला बेटा, ध्यान रखिए। यहां क्या देखने को मिलेगा सर? अगर आपको यहां लिख दिया आपने कि माइक्रोस्कोपी, किसका बोल दिया? माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप का मतलब ये वो यंत्र है जो सूक्ष्म जीवन के अध्ययन में मदद करता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, उसे माइक्रोस्कोप बोला जाता है। और माइक्रोस्कोप के पिताजी भी कौन है? तो जवाब देना एंटोनी वॉन लीवेनहुक। ध्यान रखिएगा। अब एक छोटी सी चीज मैं बताऊं तो आपने सुना होगा, जिसका बेट उसकी बेटिंग। अरे ध्यान रखिएगा, हाँ, जिसका बेट उसकी बेटिंग। और जब सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने की है, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर पूछे फर्स्ट स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या देखने को मिलता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाली शख्सियत का नाम भी क्या देखने को मिलेगा? एंटोनी वॉन लीवेनहुक। अरे क्या नाम चला जाएगा? एंटोनी वॉन लीवेनहुक। ध्यान रखिएगा, 3-4 नाम आ गए। एंटोनी वॉन लीवेनहुक इज मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने की है। और फर्स्ट माइक्रोस्कोप में किसी भी जीवाणु के अध्ययन किसने किया? तो भी इसने किया। क्योंकि जो मोबाइल खरीद के लाता है, जैसे कि मैं मोबाइल खरीदा तो सबसे पहले मैं लूंगा, क्या लूंगा? सेल्फी लूंगा। किसकी लूंगा? मेरी खुद की लूंगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर आपको बोला जाता है कि मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कौन है? मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, यहां याद रखिएगा किसका नाम लिख रहा हूं मैं? मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नए पिताजी कौन है? वो तो पुराने हो गए, तो जवाब देना नॉल एंड रस्का। ध्यान रखिएगा, क्या देखने को मिलेगा? मैं कब से परेशान हो गया गुरुजी, कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं चल रहा था। थैंक गॉड, वाह चल गया। तो टेंशन क्यों लेता है? फिक्र करता है क्यों? फिक्र से होता है क्या? अरे कर ले आज खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। यहां क्या देखने को मिलेगा सर? यहां जवाब चला जाएगा नॉल एंड रस्का। क्या चला जाएगा? नॉल एंड रस्का किसके पिताजी देखने को मिलते हैं? तो जवाब देना है इसके। तो कुल मिलाकर के 4-5 पिताजी अपन ने पढ़ लिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपोर्टेंट रहेंगे। और मेन अति महत्वपूर्ण क्या चला जाएगा? लुईस पास्चर। चलेगा, ले चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनफोल्डिंग ऑफ ए प्रोटीन इज द नॉन एन। चलेगा, अब जवाब देने की कोशिश करो। इतनी देर बीच में बैठे हुए कुछ मेडिकल के स्टूडेंट अपना जवाब बोले तो टंगड़ी डाल रहे थे, अब देखोगे बेटा थोड़े थोड़े जवाब दो। धीरे धीरे तुम ऐसे प्लेटफॉर्म से हटोगे
अनफोल्डिंग हो प्रोटीन, प्रोटीन का अनफोल्डिंग हो जाना क्या देखने को मिलता है? अगर कई बार आपको एग्जामिनर पूछ लेता है कि मोइस्ट हीट क्यों काम में नहीं लेनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, जैसे कि सबको एग्जांपल पता होगा, मोइस्ट हीट का एग्जांपल अपन देते हैं ऑटोक्लेव। क्या जवाब देते हैं? ऑटोक्लेव लेते हैं। और ऑटोक्लेव किसी भी सेल का डिस्ट्रक्शन कैसे कर सकता है? तो आपको जवाब देना है कि वो प्रोटीन को अनफोल्डेड कंडीशन में डैमेज कर देता है, उसे डीजनरेशन, उसे ऑक्सीडेशन, उसे फोस्फोफाइलेशन बोला जाता है या डीनेचुरेशन बोला जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑटोक्लेव इसलिए काम में नहीं लेना चाहिए किसी स्पेशल सर्कमस्टांस में कि वो जाकर के डीनेचुरेशन ऑफ सेलुलर कंडीशन करवाता है, किसी भी सेल के ऊपर पाए गए प्रोटीन को क्या कर देता है? अनफोल्डिंग कर देता है। जैसे कि मान लीजिएगा ये कोई सेल थी, इसके ऊपर ये कोई प्रोटीन पाया गया, इस प्रोटीन को ये अनफोल्डेड कर देती है कौन? मोइस्ट हीट। और मोइस्ट हीट का एग्जांपल क्या होगा? ऑटोक्लेव। टेम्परेचर क्या होगा? 121 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे 15 मिनट के लिए काम में लेना है। और प्रेशर कितना लगाओगे? 15 एलबीएस। सुबह आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था, लाइव क्लास में, अरे ध्यान रखिएगा, हाँ, जब ऐप पे अपन मिले थे तो मैंने बोला था 1 एलबीएस, 1 एलबीएस में प्रेशर होता है 454 ग्राम। ध्यान रखिएगा, वहीं पे मैंने आपको बोला था कि मेरे दोस्तों अगर एग्जामिनर बोल दे कि 1 किलो में कितने एलबीएस होते हैं तो जवाब जाता है 2.2 एलबीएस। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं वो खुद का एलबीएस में वजन निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अरे विकास झूठा है बेटा, फॉन्ट पढ़, थोड़े देख तो सही, कॉपी पेस्ट में चीज आ रही है, ऊपर तेरी डिजिट अलग आ रही है, आईएनसी के लेटर में बीच में झूठी चीज है, तो झूठी अफवाहों से दूर रहें। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। यहां मैंने क्या देखने को मिलेगा? 1 एलबीएस इज इक्वल टू 454 ग्राम और 1 केजी इज इक्वल टू 2.2 एलबीएस देखने को मिलता है। ऑटोक्लेव सबसे बढ़िया स्टरलाइजेशन का मेथड है। स्टरलाइजेशन का मतलब किसी भी सरफेस को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर दो विद द स्पोर। ध्यान रखिएगा, ऑटोक्लेव क्या किसका टाइप देखने को मिलता है? स्टरलाइजेशन का। और स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अरे किससे कर देना? फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देना, किसी भी सरफेस को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देना विथ स्पोर, और किसके साथ में? स्पोर को भी मार देना। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑटोक्लेव क्या आप प्रक्रिया काम में लेता है? तो जवाब देना डीनेचुरेशन करता है। अरे जल्द फिर आंकड़ा टूटने वाला है, रिकॉर्ड टूटेंगे आज तो मुझे लगता है एग्रीकल्चर के सारे। राइट आंसर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा, कुछ विद्यार्थी नर्सिंग के बैठे होंगे जिन्हों को पता नहीं है स्पोर क्या होता है, और माइक्रोबायोलॉजी वालों बच्चों को कम से कम 6 घंटे सिर्फ स्पोर ही पढ़ाया है। अधिकारी 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 फटाक से जवाब दो। बहुत बढ़िया, डी सबका जवाब आ रहा है। सबका साथ सबका विकास। सर जी हिंदी भी पढ़ा दीजिएगा साथ में। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, डी जवाब आया। क्वेश्चन ने पूछा है बॉइलिंग वाटर। देखो किसी भी चीज को बॉइल कितने टेम्परेचर पे किया जाता है तो आप सबको पता होना चाहिए 100 डिग्री पे किया जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट अगर आपसे मैं बोलूं, ध्यान रखिएगा, कौन से पदार्थ को बॉइल नहीं किया जाता है? तो ड्राई प्रोडक्ट शुड नॉट बी बॉइल। ध्यान रखिएगा, फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर के विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी भी ड्राई प्रोडक्ट को, अरे ड्राई प्रोडक्ट का मतलब जैसे कि आटे को बॉइल नहीं कर सकते, अरे जैसे कि भैया जी ब्रेड को बॉइल नहीं कर सकते, जैसे कि खाने पीने की वो सूखी चीजें जिनको आप किसी भी हालत में क्या नहीं कर सकते? बॉइल नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा तेजधार तलवार, धारदार हथियार को भी किसी भी हालत में बॉइल नहीं किया जाता है। सर जी आज स्मार्ट कुछ ज्यादा ही लग रहे हो, मैं तो हमेशा ही ऐसा ही लगता हूं विकास। क्लियर है? इसीलिए तो पड़ोसी को बोल के रखता हूं कि तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवे बरकरार रखेंगे। क्लियर है? हमेशा ही ऐसा ही लगते हैं। तो आप सोच लो कि सुबह भी यही कमेंट था और रात को भी यही कमेंट है। तो अगर भैया जी पापा की परियों की तरह लिपापोती कर रखी होती तो वो तो पिघल जाती, अरे वो तो बह जाती, अरे भावनाओं में बह जाती, नहीं तो धूप के माध्यम से बह जाती। ड्राई प्रोडक्ट। और दूसरा अगर आपसे बोल दिया जाता है शार्प आइटम को भी, अरे ध्यान रखिएगा, शार्प आइटम को भी क्या नहीं करना चाहिए? बॉइल नहीं करना चाहिए। तो दो चीजों को कभी भी बॉइल नहीं किया जाता। अरे मीणा जी ध्यान से सुनो, ड्राई प्रोडक्ट का मतलब सूखी चीजें हिंदी में,
शार्प का मतलब नुकीली तेजधार तलवार जैसी चीजें होती है उनको भी बॉईल नहीं करना होता है। तो याद रखिएगा सर, पहली बात फंगई, याद रखिएगा फंगी बोलो चाहे फंगई बोलो, ये एक फफूंद है और फफूंद को बॉइलिंग में मार सकते हैं, बॉइलिंग करके फफूंद को मार सकते हैं। बैक्टीरिया का मतलब ये जीवाणु है और जीवाणु को भी हम बॉइल करके मार सकते हैं। प्रोटोजोआ को भी मार सकते हैं, ध्यान रखिएगा प्रोटोजोआ पैरासाइट का टाइप होता है, इसको भी मार सकते हैं। ध्यान रखिएगा बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करना, वीरोलॉजी में वायरस के बारे में अध्ययन करना, पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट के बारे में और माइकोलॉजी में फंगस के बारे में अध्ययन करना होता है। और यहां लास्ट में लिखा हुआ है स्पोर, तो ध्यान रखिएगा ये स्पोर जो नॉन मोटेलिक कंडीशन होती है ये कभी भी बॉइलिंग के माध्यम से समापन में नहीं जाती है। इसको आप कितना भी किसी भी पानी को किसी भी पदार्थ को कितना भी बॉइल क्यों नहीं कर लो, तो ध्यान रखिएगा ये स्पोर किसी भी हालत में उसमें बॉइलिंग में नहीं मरेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो बॉइलिंग सबको मार सकता है, किसको नहीं मारेगा? स्पोर को। और स्टेलाइजेशन किसको मार देगा? सबको मार देगा और स्पोर को भी मार देगा। तो समझ में आ रही है? साक्षी बेटा हिंदी तो बोल रहा हूं, इंग्लिश थोड़ी बोल रहा हूं, ऐसे क्या कर रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाँ स्पोर को बॉइल नहीं कर सकते। माइक्रोबायोलॉजी हिंदी में नहीं होती है बेटा, इंग्लिश में होती है। लखन भी हिंदी बोल रहा है। स्पीड बहुत ज़्यादा है। स्पीड तो सुबह ऐप पे ही बोला था कि थोड़ी यूट्यूब पे ज़्यादा रखेंगे, ऐप पे धीरे धीरे चलेंगे। आपके कमेंट बॉक्स भी तो राफेल की तरह चल रहा है। चलो, क्वेश्चन ने बोल दिया कि ऑर्गेनिज्म विच आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ए डिजीज इज द नोन एज। कौन सा ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी पदार्थ, इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बीमारी को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है? इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बीमारी को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है? पहला बोल दिया आपको पैथोजन, दूसरा लिख दिया ग्लाइकोजन, लैक्टोजन या नाइट्रोजन। तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन क्या होता है सर? ये किसी भी प्रोटीन का, किसका ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजन कहलाता है। किसका बोल दिया मैंने? प्रोटीन। जब भी आपके शरीर में प्रोटीन टूटेगी तो प्रोटीन का जो अंतिम चरण होता है, क्या लिख सकता हूं मैं? प्रोटीन का जो अंतिम चरण है, अंतिम चरण यानी एंड प्रोडक्ट। अरे इसका मतलब क्या देखने को मिलता है? एंड प्रोडक्ट। वो क्या कहलाता है? नाइट्रोजन कहलाता है। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा प्रोटीन खाएगा वो प्रोटीन का वेस्ट टूटता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, उसको नाइट्रोजन बोला जाता है। उड़ा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। लैक्टोजन क्या होता है सर? ये ग्लूकोज की फॉर्म होती है लैक्टोजन। ध्यान रखिएगा लैक्टोजन है, लैक्टेट है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोलेट है। याद रखिएगा ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज की फॉर्म में, उड़ा दीजिएगा। और पैथोजन का मतलब होता है बीमारी का कारक। पैथोजन का मतलब ही क्या होता है? पैथोजन बोल दो या पैथोजिनेसिस बोल दो, एक नाम आता है जिसे बोला जाता है पैथोजिनेसिस। अब ध्यान रखिएगा जितने भी विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हैं, आप अगर अस्पताल गए हो कभी तो ध्यान रखिएगा, हाँ जब भी आप अस्पताल गए हो तो अस्पताल में जांच करवाने के लिए एक केंद्र होता है जिसके ऊपर नाम लिखा होता है पैथोलॉजी। ध्यान रखिएगा उसके ऊपर एक नाम लिखा होता है पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई की जाती है जो क्या करते हैं? बीमारी पैदा करते हैं। जो सारे के सारे क्या पैदा करते हैं सर? बीमारी पैदा करने वाले। अरे क्या देखने को मिलेगा? बीमारी पैदा करने वाले व्यक्तित्वों के बारे में अध्ययन करना कौन सी ब्रांच में आएगा? पैथोलॉजी वाली। संदीप बोल रहा है एक शायरी सुना दो। शायरी भैया जी, लुटा करके काला धन इज्जत चाहते हैं हम। अरे लुटा करके काला धन इज्जत चाहते हैं हम। अरे बड़े ही आसान तरीके से नौकरी पाना चाहते हैं हम। हमको शहंशाही नहीं फकीरी अदा कर मौला, हम जमीनों पे नहीं दिलों पे हुकूमत करना चाहते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों का प्यार और विश्वास जो रात के 10 बजने वाले हैं और एक नए चैनल पे इतना बड़ा प्यार लुटा रहे हो, यही हमारे लिए जीत, जुनून और पागलपन है। ध्यान रखिएगा यहां मैंने बोल दिया बीमारी पैदा करने वाला कारक क्या कहलाता है? पैथोजेनेसिस या पैथोलॉजी। जेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस या प्रक्रिया। प्रोसेस या इसको क्या बोल सकते हो? प्रक्रिया बोल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे इसको क्या बोल सकते हो? प्रक्रिया। और पैथोजन का मतलब क्या होता है सर? हाँ जन जन की जनकार। और पैथोजन का मतलब ये बीमारी पैदा करने का क्या होता है? कारक होता है। क्या होता है? कारक देखने को मिलता है। तो समझ में आ रही है मेरी बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा।
जांच केंद्र को डायग्नोस्टिक सेंटर नाम से बोलते हैं, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ने पूछा द टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द नोन एज, पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिज्म का मतलब किसी भी प्रोडक्ट का संपूर्ण विश्लेषण क्या कहलाता है? ऑर्गेनिज्म कहलाता है। इस शब्द को पकड़ के रखिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपन बोलते हैं, माइक्रो का मतलब छोटा और ऑर्गेनिज्म का मतलब उसके अंदर आने वाली संपूर्ण चीजें। सभी बच्चों का डी जवाब आ रहा है। चलो देखते हैं, पहला लिखा हुआ है जीन, दूसरा जेनेटिक, तीसरा जीनोटाइप और लास्ट में जीनोम। तो अगर इस चीज में मैं बोलूं कि टोटली जेनेटिक मटेरियल होता है वो जीनोम कहलाता है। टोटली जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेरे दोस्त क्या कहलाता है? जीनोम। जीन का मतलब क्या होता है? इट इज ए सिंगल हेरिडेटरी प्रोडक्ट। अरे अपन बोलते हैं ना जीन, जीन का मतलब वंशानुगत वाली चीजें देखने को मिलती है, इसे क्या बोलेंगे? सिंगल हेरिडेटरी प्रोडक्ट, वंशानुगत। ध्यान रखिएगा, जिसे आप किसके नाम से जानते हो? वंशानुगति के नाम से जानते हो, उड़ा दीजिएगा। जेनेटिक का मतलब सर इट इज ए ग्रुप ऑफ जीन। अरे जीन का जो ग्रुप होता है वो जेनेटिक कहलाता है। ये भी हेरिडेटरी चीजों को ट्रांसमिट करता है। यहां मैंने सिंगल वर्ड लिखा है, ध्यान रखिएगा, सिंगल हेरिडेटरी प्रोडक्ट जीन कहलाता है। सिंगल हेरिडेटरी प्रोडक्ट जीन कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और जब जीन का ग्रुप बनेगा यानी इट इज ए कॉम्प्लेक्स, इसे क्या बोल सकते हो? इट इज ए कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन का मतलब ग्रुप में, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन का मतलब क्या देखने को मिलता है? ग्रुप में। अगर कोई भी चीजों का आप सामंजस्य बना करके सम्मिश्रण के साथ में पेश करते हो, वो चीज क्या कहलाती है? तो जवाब देना जेनेटिक कहलाएगा, उड़ा दो। और जीनोटाइप क्या है? तो उससे निकलने वाले टू सेल्यूलर स्ट्रक्चर जीनोटाइप कहलाती है। टाइप का मतलब ये एक वर्गीकरण का प्रकार है। क्या बोल सकते हो? यह एक वर्गीकरण का प्रकार है। तो यहां मैंने बोल दिया कि माता पिता से अपने संतान में जाने वाले संदेश का जो एक वाहक होता है जीन कहलाता है। क्लियर है? खूब सारी चीजें खूब सारे ग्रुप में अगर समाचार लेकर के जाता है वो क्या कहलाएगा? चलेगा। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, जीनोटाइप जीन से देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया। तीसरा लिख दिया, जीनोटाइप का मतलब ये एक प्रकार का वर्गीकरण का प्रकार है। और वर्गीकरण किसका किया जाता है? सर वर्गीकरण तो वही चीज है कि करेंगे किसका? जीन का ही करेंगे। और जीनोम का मतलब ये क्या देखने को मिलेगी? चलेगा। सर आप हर सब्जेक्ट 360 में पढ़ाते हो? हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। खूब सारे, अभी तो ये आपको छोटा मोटा पता चला है कि एग्रीकल्चर के अंदर माइक्रो और अलग अलग जगह खूब सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो सब्जेक्ट की टेंशन मत लीजिएगा। राइट आंसर यहां क्या देखने को मिलेगा आपको? हाँ, डी। गजब की हिंदी है, अरे वाह। विच वन इज ए डीएनए वायरस? कौन सा है जो डीएनए वायरस कहलाएगा? डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अरे क्या देखने को मिलता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसे आप बोल सकते हो। पहला बोल दिया कि हेपेटाइटिस बी है, रेब्डो वायरस है, अरबो वायरस है। तो अगर ये सारे के सारे किसके प्रकार देखने को मिलता है तो आपको जवाब देना है ये एक प्रकार के वायरस का। अरे ध्यान रखिएगा, वायरस के प्रकार हैं। किसके प्रकार देखने को मिलते हैं? वायरस के। और वायरस के प्रकारों में मैंने आपको खूब सारे अलग अलग पढ़ा रखे हैं, जो ऑक्सीजन के अंदर जिंदा रहते हैं, बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, जो लाइट में रहते हैं, कुछ भैया जी दिन में फैलते हैं, कुछ रात में फैलते हैं, किन्हीं का लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट। कई ऐसी चीजें होती है जिनका कोई लोकोमोशन यानी मूवमेंट नहीं होता है। कोई पानी में जिंदा रहते हैं, कोई धरातल पे बहते रहते हैं, कोई हवाई माध्यम से रहते हैं। ये सारी चीजें अपन ने अलग अलग कंडीशन के रूप में बांट ली थी। क्लियर है? ध्यान, यहां अगर मुद्दे वाली चीज करें तो अपन ने कुछ पढ़े थे कि जो आरएनए वायरस होते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड जिन्हें बोला जाता है, क्या बोला जाता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, या जिसे अम्ल बोल दो। क्लियर है? और यहां अपन डीएनए देखा था, डी
डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है, यानी जो दो स्ट्रक्चर से बना होता है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने स्पेशल बोला था कि हेपेटाइटिस बी, सारे के सारे हेपेटाइटिस तो कौन से होते हैं, आरएनए, लेकिन हेपेटाइटिस बी कौन से देखने को मिलते हैं, तो जवाब देना डीएनए देखने को मिलता है। अरे कौन सा देखने को मिलता है, डीएनए। और मैंने आप लोगों को भी एक चीज पढ़ाई थी कि भैया जी प्यार है फिर डरना क्यों, और वहां मैंने बोला था कि हेपेटाइटिस बी किससे होता है, तो ध्यान रखिएगा हिप्पाडेना वायरस से। किससे होता है, हिप्पाडेना वायरस से देखने को मिलता है। वो क्या कहलाएगा सर, ये डीएनए वायरस है। इसके अलावा वेरिसेला जोस्टर वायरस क्या है, डीएनए वायरस है। वेरियोला वायरस क्या है, डीएनए वायरस है। तो ये डीएनए वायरस के कुछ एग्जांपल है, हिप्पाडेना। इसके अलावा क्या लिख सकते हो, वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर बोल दो। नेक्स्ट क्या बोल सकते हो, वेरियोला वायरस बोल दो। अरे क्या बोल दो, वेरियोला वायरस बोल दो, वेरिसेला जोस्टर वायरस बोल दो, हिप्पाडेना वायरस बोल दो। आरएनए वायरस में बोलोगे तो फिर तो आरएनए तो खूब है, रेब्डो वायरस है, अरबो वायरस है, प्रिकोर्ना वायरस है, फ्लेवी वायरस है, ये सारे इसी के देखने को मिलते हैं। रेब्डो वायरस है, अरबो वायरस है, पिकोर्ना, फ्लेवी वायरस, कैल्सीविरिडी, डेल्टा वायरस है। ये सारे के सारे वायरस किसके टाइप देखने को मिलते हैं सर, ये आरएनए के टाइप देखने को मिलता है। ये सारे के सारे किसके टाइप देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे, हाँ बहुत शानदार, क्या बात है, आप लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मेरी धड़कन बढ़ रही है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। आज तो एग्रीकल्चर वाले सर बड़े खुश हो जाएंगे कि सिद्धार्थ जी जो वादा किया है वो निभा रहे हो, क्या बात है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, ए चला जाएगा। रेब्डो नहीं होगा, अरबो नहीं होगा, नन ऑफ देम नहीं होगा। एक बार अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा। अरे क्यों, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अरे मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आंकड़ा टूटना चाहिए मेरे दोस्त। आज ध्यान रखिएगा, टुकर टुकर ना बैठे, तुम में जितनी काबिलियत है तुमसे ज्यादा किसी में नहीं है। क्लियर है, यहां राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। जीविका बोल रही कर दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इस बार रंग बिरंगे जवाब आए, क्योंकि अभी ऐप वालों को, बच्चों को भी ये क्वेश्चन पता नहीं है। इतनी देर वो भी आपके साथ जवाब दे रहे थे क्योंकि उन्होंने वो ऐप के अंदर कुछ चीजें पढ़ रखी थी, लेकिन अब थ्योरी पढ़ रखी है, क्वेश्चन के अंदर दिमाग के घोड़े दोनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन ने बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लैक्स ऑफ इन द सेल वॉल। अब ध्यान रखिएगा, एक नाम आपने सुना होगा जिसे बोला जाता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और एक नाम सुना होगा आपने यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब मुझे कमेंट करके बताओ किसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है और किसके ऊपर मौजूद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है सेल्यूलर मेम्ब्रेन, कौन सी चीज में सेल्यूलर मेम्ब्रेन यानी उसके ऊपर रक्षा सूत्र का धागा बंधा हुआ है। कमेंट करके बताएगा किसके ऊपर सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोटिक के ऊपर होती है या यूकैरियोटिक के ऊपर होती है। और ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल कई बार आपको पूछा जाता है जीवाणु। अरे जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक होता है। बहुत बढ़िया, यूकैरियोटिक अनकवर्ड है, प्रोकैरियोटिक कवर है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, क्या आंसर चला जाएगा। प्लांट किंगडम का जोकर प्लाज्मा, वाह।
चलो कुछ बच्चों का जवाब आकर के रुक गए। ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक क्या होता है सर? ये अनकवर होता है। ये क्या देखने को मिलेगा? अनकवर्ड देखने को मिलता है। जो चीज कवर्ड होती है उसे क्या बोल दिया जाता है सर? कवर्ड का मतलब उसके ऊपर एक जेली मेम्ब्रेन होगी, यानी इसके ऊपर क्या देखने को मिलेगी सर? इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। और मेम्ब्रेन हमेशा किसकी होती है? सेल की। और सेल किससे बनता है? लिपिड से। अरे किससे बनता है? लिपिड। तो अगर एग्जामिनर कभी तुम्हें यह बोल दे कि कोलेस्ट्रॉल किस लिए जरूरी है, तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल इसलिए जरूरी है कि हर एक सेल की मेम्ब्रेन बनाता है कोलेस्ट्रॉल। या मैंने बोल दिया कि अनकवर्ड देखने को मिलता है, तो जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या उतने ज्यादा वो मैच्योर हो पाएंगे? नहीं। तो यह सवाल कहीं दफा पूछ रखा है कि इमैच्योर कौन सा देखने को मिलता है, तो जवाब देना है इमैच्योर। इमैच्योर पदार्थ के रूप में कौन देखने को मिलता है? तो प्रोकैरियोटिक होता है। वहीं पे सबसे ज्यादा मैच्योरिटी रखने वाला, सबसे ज्यादा मैच्योरिटी रखने वाला कौन होता है? तो जवाब देना यूकैरियोटिक। तो ध्यान रखिएगा, यू से यू को यू से जोड़ते जाएगा। मैच्योर होता है, यूकैरियोटिक कहलाता है, कवर्ड देखने को मिलता है। यानी एक अच्छा पदार्थ के रूप में पाई जाने वाली चीज क्या है? यूकैरियोटिक है। यू का मतलब तुम, अच्छे कौन? तुम, अच्छे कौन? तुम। अरे भैया जी, अरे ये प्रोकैरियोटिक अच्छा होता है क्या? नहीं। अरे जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती है, जो इमैच्योर होते हैं। इमैच्योर का मतलब होगा अपरिपक्व, वो परिपक्व है। और ये क्या है? अपरिपक्व, अपरिपक्व देखने को मिलता है। और ये क्या लिख दोगे? परिपक्व। ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले ये लो हिंदी, ये परिपक्व और ये क्या है? अपरिपक्व देखने को मिल रहा है। अब यहां आपको बोल दिया कि स्टेफाइलोकोकाई होगा, नहीं, माइकोप्लाज्म देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर चला जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लैक ऑफ सेल वॉल का मतलब भैया जी किसका एग्जाम पूछ लिया हमें? प्रोकैरियोटिक का। स्टेफाइलोकोकस किस में चला जाएगा सर? है कंडीशन स्टेफाइलोकोकस, वैसे दोनों में आ सकता है। नेक्स्ट है स्पाइरोचेट, नहीं जाएगा। और एक्टिनोमायोटिस, ये क्या है? एक फंगस का एग्जाम्पल है। एक्टिनोमाइसीट किसका एग्जांपल देखने को मिलता है? फंगस। फंगस समझते हो ना? फफूंद। हाँ मेरे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, फफूंद। राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? बी। माइकोप्लाज्म का मतलब क्या होता है सर? ये किस ब्रांच से लिया गया? प्लाज्म का मतलब फ्लूइड होता है। ध्यान रखिएगा, आज पड़ोसी डबल जल जाएगा, हमेशा जलता है, क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्तों? क्लियर है? ध्यान रखिएगा, पड़ोसी की टेंशन थोड़ी लेते हैं। वो कहते हैं ना, कौवे के टोकने से बाज अपनी उड़ान नहीं रोकता है, बल्कि डबल जोश जुनून पागलपन के साथ आता है। अगर शेर कभी 2 कदम पीछे जाता है तो सोच लेना पंजा बड़ा भारी मारेगा। यहां मैंने क्या बोल दिया? एक वर्ड आता है प्लाज्म, और प्लाज्म का मतलब क्या होता है? किसी भी मेम्ब्रेन में भरे हुए पानी के बारे में बात करनी है। जैसे कि आपने साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूकोप्लाज्म सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? नाम सुना होगा साइटोप्लाज्म, नाम सुना होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम सुना होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। और भैया जी इसके बाद में आपने नाम क्या सुना होगा सर? नाम सुना होगा प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम सुना होगा? प्रोटोप्लाज्म। तो प्लाज्म हमेशा क्या होता है? प्लाज्म का मतलब लिक्विड। ध्यान रखिएगा, अरे क्या देखने को मिलता है? लिक्विड देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या देखने को मिलता है? किसी भी सेल में भरे हुए, अगर वो सेल में भरा हुआ है तो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। अगर सेल में भरा हुआ है तो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। अगर न्यूक्लियस के आसपास भरा हुआ है तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। और अगर मैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को दोनों को जोड़ देता हूं तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है सर प्रोटोप्लाज्म, और जिसे आप बेसिक लाइफ के रूप में भी जान सकते हो, बेसिक लाइफ ऑफ सपोर्ट के नाम से भी जाना जा सकता है। अपी बोल रही है गुरुदेव लेट हो गए, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। क्लियर है? लेकिन रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत करनी है, और मेहनत जब तक करनी है जब तक की सिलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि अपने माता पिता से हमने वादा कर रखा है कि एक बेहतरीन सैलरी लाएंगे और एक लग्जरियस लाइफ दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा बैच है फूड सेफ्टी ऑफिसर, और मेरे जैसे खाने पीने के शौकीन जीवड़ों के लिए तो बहुत अच्छे है। जब ये बड़ी बड़ी ऑफिसर की रैंक पे जाकर के पोस्टेड हो जाएंगे तो मैं अटक से कटक और कश्मीर की कन्याकुमारी की वादियों में जब भी घूमूंगा, अरे काजू कतली खाने के ठाट ही ठाट देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जबरदस्त मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, जहां जाएंगे जिस नाराम नजर घुमाएंगे काजू कतली खा के आएंगे। तो प्लाज्मिड में साइटोप्लाज्म बता दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म बता दिया, प्रोटोप्लाज्म बता दिया। इसके लिए जैसे कि ये आपकी कोई सेल देखने को मिली है सर, इसमें ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर भरा हुआ पानी जो आपने बता दिया कि सेल के अंदर ये जो पानी भरा हुआ है ये सारा साइटोप्लाज्म कहलाएगा, न्यूक्लियस में भरा हुआ न्यूट्रोप्लाज्म कहलाएगा, और दोनों को जब हमने प्लस प्लस कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म।
क्लियर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी। यहां राइट आंसर क्या चलाएगा, माइकोप्लाज्म चला गया। क्या चला गया, माइक्रोप्लाज्म। और माइकोप्लाज्म के लिए मैं अगर बोलूं तो माइकोलॉजी का मतलब होता है किसके बारे में स्टडी करना, फंगस के बारे में। मैंने बता दिया था एक ब्रांच होती है जिसे बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। ये छोटा सा क्वेश्चन निकल के आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक नाम आता है जिसे वीरोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, वीरोलॉजी। एक ब्रांच होती है जिसे बोलते हो पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। और एक नाम आपके सामने देखने को मिलता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। अरे क्या बोलते हो, माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु के बारे में अध्ययन करना भैया जी, याद रखिएगा, विषाणु के बारे में, पैरासाइट के बारे में और फंगस के बारे में अध्ययन करना। सबसे दिमाग को हिलाने वाले जो शब्द होता है एकमात्र होता है माइकोलॉजी, यानी किसके बारे में पढ़ना, फंगस, फफूंद। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन सी है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नोटेटम की डिस्कवरी की थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के भाई साहब ने इस चीज का संशोधन करके ले आए थे। समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एफएसओ वाले जवाब देते रहो, अब बस आप लोगों के ही जवाब आएंगे। अब ये तो पूरे हो गए, वो दूसरे वाले तो वो तो अब तुक्का लगाएंगे तो लगाएंगे, वरना उनकी तो गई भैंस पानी में सबकी। तो सारे बच्चे सो गए हैं। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। चलो, क्वेश्चन ने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब बढ़ावा देना, माइक्रोबाइलियल ग्रोथ, यानी भैया जी जीवाणु की वृद्धि के बारे में, एक्सेप्ट का मतलब छोड़ करके। यानी ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि दिए गए में से वो कौन सा कथन है जो जीवाणु की वृद्धि से संबंधित नहीं है। हिंदी वालों तुम्हारे हिंदी लिख दिया, टेंशन मत लेना। यानी ऊपर आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा गया उसमें यही बोला है कि द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस, यानी वो बढ़ावा देते हैं, सब कुछ बढ़ावा देते हैं, एक को छोड़ के। जो एक्सेप्ट शब्द आता है, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब ही क्या देखने को मिलता है, छोड़कर। अब पहला बोल दिया टेम्परेचर यानी तापमान, मॉइस्चर का मतलब नमी, डार्कनेस का मतलब भैया जी कालापन या गहराई, और डिसइंफेक्टेंट का मतलब वो पदार्थ, ध्यान रखिएगा, वो पदार्थ जो इसको क्या कर दे, डिकंटामिनेटेड करके इस चीज को खत्म कर सके। अब यहां अगर मैं आपको बोलूं तो आपको याद होगा आज भी एक नई शायरी लॉन्च की थी आपके एमसीक्यू बैच में, इसी लाइन में मैंने बोली थी। यहां देखिएगा तापमान, अगर किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए नॉर्मोथर्मिक तापमान कितना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और मैंने यहां एक लाइन भी बोली थी पीएमटी। अरे यहां मैंने एक लाइन बोली थी पीएमटी में, क्यों 12वीं में टारगेट था पीएमटी का। और पीएमटी में क्या बोला था, साइकोट्रोपिक, मीजोट्रोपिक और भैया जी थर्मोफिलिक जैसा, या साइक्रोफिलिक, मीजोफिलिक और थर्मोफिलिक। मैंने बोला था 20 डिग्री टेम्परेचर पे ग्रोथ करना साइक्रो। अरे भैया जी ध्यान रखिएगा 25 से लेकर के 37 जैसी कंडीशन या 25 से 45 डिग्री तक ग्रोथ के बारे में जानकारियां कहां दी थी, तो आपने बताया था मीजो के ऊपर। और भैया जी 45 के ऊपर चले गए, उसे अपन ने क्या नाम दिया, 45 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड वाली चीज को नाम क्या दिया था, थर्मोफिलिक। और यह शब्द कई दफा देखने को मिलता है, पढ़ लो बेटा, खाली शायरियों से कुछ नहीं होगा।
यहां मैंने क्या बोल दिया कि नॉर्मल बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर आपसे पूछे कि बेस्ट सुटेबल टाइम टेम्परेचर या बेस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल या ग्रोथ ऑफ द एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो जवाब देना हमारी बॉडी का नॉर्मल तापमान 37 डिग्री। लेकिन उसके अलावा 3 नाम देखने को मिलता है, साइकोफिलिक, हां साइक्रोफिलिक, मीजोफिलिक और थर्मोफिलिक। और जिसको अपन ने नाम को याद करने के लिए मैंने आपको न्यूमोनिक या ट्रिक क्या बताई थी, पीएमटी। और पीएमटी के अंदर यह देखने को मिला था, आज एमसीक्यू में नहीं पढ़ाया था, जीविका जब मैंने इसका थ्योरी बेच पढ़ाया उसमें पढ़ा रखा है, आज तो कहां पढ़ाया है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। यहां क्या लिखोगे, 20 डिग्री टेम्परेचर का मतलब कुल मिलाकर के भैया जी साइकोफिलिक, साइकोफिलिक का मतलब ठंडा ठंडा देखने को मिलेगा। दूसरा मीजोफिलिक का मतलब मीडियम टेम्परेचर है, 25 से 37 देख सकते हो, 45 तक जा सकते हो, लेकिन 45 से 55 के आसपास जाओगे दैट इज कॉल्ड थर्मोफिलिक। उसे क्या बोला जाता है। सर एक क्लास में सर बहुत सीरियस लग रहे, ओए होए होए होए, मजा आ गया। कोई बात नहीं, जिंदगी में पहली बार किसी ने सीरियस तो बोला, वरना लोग यूं ही बोलते हैं कि कभी तो सीरियस हो जा, यूं मजाक मजाक में जिंदगी को कब तक गुजारेगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो यहां टेम्परेचर के बारे में बात हो गई, तो सर ये तो प्रभावित करता है। अब जिस चीज को जैसा तापमान चाहिए वैसा नहीं मिलेगा तो नहीं चल पाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। आज नहीं थ्योरी में पढ़ाया, हाँ थ्योरी में पढ़ाया, तो वही मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो अगर मेरे दोस्त कोई भी बैक्टीरिया वो 37 पे जीना चाहता है, आप उसको 20 दे दो, वो भैया जी ठंड में मर जाएगा। जो ठंड में रहना चाहता है उसको गर्म कर दो, मर जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि सर्दी में गर्मी लगती है और गर्मी में सर्दी लगती है क्या, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। गर्मी में गर्मी लगती है और सर्दी में सर्दी लगती है, क्योंकि ये सर उसी के आधार पर आने वाली चीजें। चलो दूसरा लिखा, मॉइस्चर, नमी के अंदर ग्रोथ ज्यादा होती है, जीवाणु अपनी वृद्धि चक्र को ज्यादा करता है जितना ज्यादा मॉइस्चर होता है। इसलिए अपन क्या कहते हैं, वातावरण को साफ सुथरा सूखा सूखा रखें। सूखा वातावरण, रूखा सूखा किसी भी चीज की ग्रोथ नहीं करवाता है, बल्कि मॉइस्चर का मतलब नमी क्या करवाती है, ग्रोथ ज्यादा करवाती है। ठीक है साहब। तीसरा लिखा हुआ है डार्कनेस, और मैंने बोला था जितने भी, अरे भैया जी अगर आपसे बोले कि ये कोई आपका जीवाणु है, ये आपका कोई जीवाणु है, ये एक जीवाणु से ये 2 जीवाणु कब होंगे, अरे भैया जी कुंडी न खड़काओ, अरे अरे अंधेरा में, हाँ अंधेरा है संभल के चलो मेरे जान। ध्यान रखिएगा, ये दुनिया बड़ी बेतुकी है, ध्यान से चलो। अरे कहने का मतलब अगर यहां आपका क्या हो गया, अंधेरा हो गया, तो अंधेरा जैसे ही छटेगा आपको 1 से 2 मिलेगा। क्लियर है, हाँ बोले तो टूर्नामेंट का इंतजाम हो जाएगा। तो क्लियर, ध्यान रखिएगा, जितने भी कर्म खुलते हैं या जितने भी 1 से 2 होते हैं वो किसकी मेहरबानी होती है, अंधेरे की। तो अगर आपसे बोल दिया जाता है डार्कनेस, अरे क्या बोला जाता है, डार्कनेस क्या करती है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाती है। इसलिए जिंदगी में जरूरत से ज्यादा अंधेरा नहीं होना चाहिए, जिंदगी में क्या होना चाहिए, उजाला होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अंधेरा रखोगे क्या, नहीं रखोगे। तुम्हारे जीवन में अंधेरा है क्या, नहीं है सर, जब तक स्टूडेंट लाइफ काहे का अंधेरा है। क्लियर है, उजाला ही उजाला है, और हमें तो हमारा भविष्य भी खुली आंखों से बड़ा लंबी लंबी दूरी तक नजर आ रहा है कि ध्यान रखिएगा। हाँ, इसीलिए पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो कृपया अब तो मैं कहता हूं कि रात को नींद में सोवो तो भी लाइट बंद मत करना, बिना फालतू गड़बड़ कर बैठोगे। तो डार्कनेस भी शामिल है। लेकिन डिस इन्फेक्शन, अरे बेटा डिस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब मैंने आपको एक नाम बोला था, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब भैया जी होता है किसी भी पैथोजन का सरवाइव करना, या ये इन्फेक्टिविटी ऑफ कंडीशन होती है। एक नाम आपको बोला था डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब ये कोई भी केमिकल एजेंट है। अरे ये क्या देखने को मिलेगा, कोई भी केमिकल एजेंट है। और कोई भी केमिकल एजेंट क्या कर रहा है सर, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, किल कर देगा ना, किल करने का काम करता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि डिसइंफेक्शन, क्या बोल दूं, डिसइंफेक्शन, तो ये एक प्रकार का क्या होता है सर, ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है। ये एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस। ऊपर दिखाए गए डिसइंफेक्टेंट को यूज लेने का प्रोसेस डिसइंफेक्शन कहलाता है। मैंने बताया था कि जिस शब्द के पीछे TION लिखा होता है, जिस शब्द के पीछे TION लिखा होता है उसका मतलब प्रोसेस होता है। जिस शब्द के पीछे TION लिखा होता है उस शब्द का मतलब प्रोसेस देखने को मिलता है। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि ये कभी किसी की ग्रोथ करवाएगा, नहीं सर, ये तो मारने काटने के बारे में बातें करता है। ये तो किसके बारे में बातें करता है, मारने काटने।
जीएल सर की क्लास, जीएल सर आज थोड़े बिजी थे, इसके लिए नहीं हुई, कल क्लास हो जाएगी। इमीडिएटली सर को थोड़ा अर्जेंट काम आ गया, इसके लिए नहीं ले पाए जीएल सर आपके लिए क्लास, वरना बहुत ही डेडिकेटेड स्टाफ है आपका उत्कर्ष परिवार का, क्योंकि उत्कर्ष परिवार के लिए छात्र हित सर्वोपरि होते हैं। तो जीएल सर, लक्ष्मण सर, सुरेश सर आपके लिए ताबड़तोड़ सेशन लेते रहेंगे, नरेंद्र सर वगैरह, तो चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है। यहां राइट आंसर क्या जाएगा, सब कुछ फैलाएगा लेकिन ये नहीं फैला पाएगा। करेक्ट आंसर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आ गया, लाया बाबू लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए आया, दिनेश बेटा मैं बताऊं क्या, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तेरा? क्लियर है, अभी पढ़ ले वरना गाता फिरेगा। नजर पर देख लूं उसको दुआ दिन रात करता हूं, मगर जाहिर नहीं दिल के साज को कोई संगीत करता हूं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अरे पैथोजेनिक का मतलब बीमारी पैदा करने वाला, पैथोजेनिक का मतलब कौन सा देखने को मिलेगा? अरे कौन सा देखने को मिलेगा सर? बीमारी पैदा करने वाला, बीमारी पैदा करने वाला, बीमारी पैदा करने वाला। और भैया जी कौन? जीवाणु। और कौन भैया जी? जीवाणु। ध्यान रखिएगा, बीमारी पैदा करने वाला जीवाणु सर्वाधिक कौन से तापमान पे फैलता है? तो अभी बताया था एक्यूरेट टेम्परेचर 37 डिग्री। 25 पे कौन सा? साइको। 30 गलत, और 42-45 वाला लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रोट एट द फॉलोइंग द मिनिमम टेम्परेचर। थर्मोफिलिक किस पे फैलेगा? और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एफएसओ तुम्हारे पिछले से पिछले बैच के अंदर। अरे बैच बोले तो पेपर के अंदर फिर से छाप लेना। अभी बता दिया था साइकोफिलिक, मीजोफिलिक और थर्मोफिलिक। साइकोफिलिक, मीजोफिलिक और थर्मोफिलिक, ये तीन चीजें देखने को मिलती है। इसको लिए मैं बोल सकता हूं कोल्ड टेम्परेचर जैसी कुछ चीजें, इसके लिए मैं बोल सकता हूं हॉट टेम्परेचर, और इसके लिए मैं बोल सकता हूं M4 मीडियम टेम्परेचर। इसके लिए M4 क्या देखने को मिलता है? मीडियम टेम्परेचर जैसी कुछ चीजें देखने को मिलती है। तो ये तीन चीजें भी ध्यान रखिएगा, साइकोफिलिक, मीजोफिलिक और थर्मोफिलिक। साइकोफिलिक, मीजोफिलिक और थर्मोफिलिक जैसी भी चीजें देखने को मिलती है। और 55 डिग्री पे फैल रहा है वो नो डाउट क्या है? थर्मोफिलिक है। 55 डिग्री पे जो चीज फैल रही है वो नो डाउट क्या देखने को मिलती है? थर्मोफिलिक जैसी चीज होगी। 85 बहुत जरूरत से ज्यादा हो जाता है, 35 नॉर्मल है, और 20 किस में जाएगा? साइकोफिलिक में जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलते हैं? हाँ, सारे एफएसओ वाले भी 360 के ही हैं, टेंशन मत लो, उनको भी 360 डिग्री से मोहब्बत हो गई, आपको पता ही नहीं, वो बातों में ही बातों में रोज 360 डिग्री देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच फेज इज ए मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन। कौन सी फेज है जिसमें बहुत ज्यादा, मैक्सिमम का मतलब सर्वाधिक, मल्टीप्लिकेशन का मतलब फैलना, रिजल्टिंग का मतलब परिणाम, इन इंक्रीजिंग का मतलब ज्यादा, पॉपुलेशन का मतलब भैया जी जनसंख्या, ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, विथ का मतलब साथ, रेड्यूस का मतलब कम, और जनरेशन टाइम का मतलब इन्फेक्शन के बीच का समय। आपको क्वेश्चन ने यह बोला है मेरे दोस्तों कि ऐसी कौन सी फेज है जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपके जीवाणु के फैलने का प्रक्रिया देखी जाती है, और आप उसको क्या कर सकते हो? जनरेशन टाइम के साथ रेड्यूस भी कर सकते हो। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, BGC। ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ाया था? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। और बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, और उसका डायग्राम कुछ यूं बनाया था मेरे दोस्तों, ध्यान होगा आप लोगों को। हाँ, जिसके अंदर यहां मैंने बोला था भैया जी लेग आएगा, यहां आपका लॉग आएगा,
या एक्सपोनेंशियल देखने को मिलेगा, या जिसे स्टेशनरी बोल दो। अरे यहां क्या बोल सकते हो सर, यहां स्टेशनरी बोल दो, और यहां क्या बोल दिया था मैंने, डिक्लाइन। इसी को क्या बोल दोगे, एक्सपोनेंशियली बोल दोगे। आपको मैंने 4 स्टेज बताई थी और मैंने एक चीज समझाई थी। अरे सबसे पहले लेग या लोग, सबसे पहले मैंने बोला लेग, टांग सबसे पहले आती है जिंदगी में। किसी भी इंसान के लोग क्या करते हैं, टांग पहले अड़ाते हैं। जब आप एफएसओ की तैयारी करने निकले थे, या तुम्हारे माता पिता ने किसी को गलती से बता दिया था कि मेरा बेटा या बेटी एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों ने हंसी मुस्कुराहट के साथ में बात की मजाक उड़ाई थी। ओहो तुम जैसे एफएसओ बनेंगे, ऐसे सिलेक्शन निकाल के दिखाएंगे, ऐसे होता है सिलेक्शन, ये होता है वो होता है, मजाक उड़ाई थी। जैसे ही तुम तैयारी के अंदर बूम में आने लगे और भैया जी सिलेक्शन के नियर बाई पहुंचने लगे, तो वो थोड़ी थोड़ी साजिशें करना शुरू कर दिया। उन्हें पता है कल ये नौकरी करेगा और ये शानदार वाली नौकरी लाएगा तो हमारे जीवन के नाक में दम करके दिखाएगा। और आजकल जब आपकी पढ़ाई पीक परवान चढ़ चुकी है और उन्हें पता है कि अब तो सिलेक्शन डेफिनेटली हो रहा है, तो वो पुरजोर तरीके से उतर चुके हैं। तुम्हारे मम्मी पापा को बोल रहे हैं प्राइवेट रखवा दें, ये करवा दें, वो करवा दे, कुछ तो कमाएगा, कुछ तो खाएगा, कुछ तो पिएगा। तो ध्यान रखिएगा, उनको बोलना कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा और तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर आपको याद रखना है, पहली फेज आती है लेग फेज। लेग फेज का मतलब शरीर के अंदर, अरे या जिसके अंदर जो आपके बैक्टीरिया फैलते हैं उनके अंदर क्या होता है सर, मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है। यहां अगर मैं बोलूं तो मल्टीप्लिकेशन क्या देखने को मिलता है सर, मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है। लेकिन नेक्स्ट आपकी जो लॉग फेज होती है उसके अंदर ग्रोथ का आर्ट जे शेप, ये कई बार पूछा जाता है। जे कर्व शेप किस में देखा जाता है, क्या बोल दिया मैंने, जे शेप कर्व। ध्यान रखिएगा, जे शेप किस में देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए लॉग फेज में। किसमें होता है, लॉग फेज। एक्सपोनेंशियल फेज किसे बोला जाता है, लॉग फेज को बोला जाता है। पीक लेवल कौन होती है, स्टेशनरी होती है। न्यूट्रिएंट डिक्रीज कहां होता है, ग्लूकोज डिक्रीज कहां होता है, ये दो चीजें दिमाग में रखिएगा। अगर एग्जामिनर बोले कि डिक्रीज न्यूट्रिशन और भैया जी डिक्रीज न्यूट्रिशन के अलावा क्या बोल सकते हो, डिक्रीज ग्लूकोज, और उसके साथ में ही क्या देखने को मिले, ग्लूकोज भी घट जाए। अरे न्यूट्रिशन का घट जाना या ग्लूकोज का घट जाना, ये कहां देखने को मिलेगा, तो स्टेशनरी में। और पूर्ण रूप से कहां घट जाएगा, डिक्लाइन में। कहां घट जाएगा, डिक्लाइन में घट जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो शुरुआत टांग से, फिर क्या होगा, लोग ऊपर ऊपर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, लोग। और वैसे भी लोग अपन किसको बोलते हैं, पड़ोसियों को। और पड़ोसी अपने को कब देखेगा, जब अपन जे शेप में बोले तो अपनी गाड़ी ऊपर जाएगी, और जब अपनी गाड़ी यूं जू 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 ऐसे ऊपर जाएगी तो लोगों को नजर आएंगे। तो सबसे पहले टांग आगे आती है, लेग फेज कहलाती है, फिर लॉग फेज आती है, फिर स्टेशनरी और लास्ट में डिक्लाइन। एग्जामिनर पूछे कि स्टेशनरी और डिक्लाइन में न्यूट्रिशन और ग्लूकोज कम होते हैं, जी हां, पहले में स्टेशनरी में थोड़े थोड़े कम होते हैं और डिक्लाइन में पूर्ण रूप से कम होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है, ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठा के रखनी है अच्छे तरीके से। हाँ दिनेश गोदारा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि सेशन कैसा लग रहा है, क्लियर है। और कितने बच्चे हैं जो एफएसओ वाले हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करें। तो लेग फेज में ज्यादा नहीं, डिक्लाइन में नहीं, सबसे ज्यादा ये वाला कंसेप्ट कहां निकल के आएगा, लोग। करेक्ट आंसर सी, स्टेशनरी फेज नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या मेरे दोस्तों आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो चीज समझ में आ रही है, क्या मेरी स्पीड ज्यादा है या ठीक है, सही चल रहा है, रैशनल बराबर निकल रहा है। एक बार जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अब IMFSO सर, दिनेश पता है, अच्छा है गुरुजी। जीविका, क्या बात है, बहुत बढ़िया, नाइस क्लास, मस्त। एफएसओ बहुत बढ़िया, शानदार, क्लियर है, मस्त मस्त मस्त। 12 बजे तक चलने दो, वाह क्या बात है, चलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छे से समझ में आ रहा है, बढ़िया। जहां समझ में नहीं है वो रोक देना, क्योंकि जिंदगी में ध्यान रखिएगा एकमात्र सिद्धांत है कि रटना नहीं है, क्लियर है, किसी भी चीज को नहीं रटना है। नेक्स्ट आपके सामने है कि ए क्लस्टर ऑफ पोलार ऑफ द फेजिला। फेजिला के अंदर एक साइड में बने हुए पोलार को क्या बोलोगे सर, इसको लोपोट्रिकियस बोलोगे, एम्फीट्रिकियस बोलोगे, मोनोट्रिकियस बोलोगे, या उसको मेरी पेरीट्रिकियस बोला जाता है। क्या बोलोगे मेरे दोस्त, ABCD।
चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है। जितने विद्यार्थी आ रहे हो ध्यान रखिएगा, पता चलना चाहिए कि अब क्या होगा, परिवर्तन होगा। चलेगा, नाम आ गया फैजिला। फैजिला का मतलब क्या बोल सकते हो, तो इसको बोला जाता है इट इज ए टेल लाइक, इट इज ए टेल लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए टेल लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होती है सर, टेल यानी पूंछ नुमा संरचना होती है जो क्या करती है, वर्क फॉर लोकोमोशन, के किसके लिए काम करती है, वर्क फॉर लोकोमोशन। अरे किसके लिए काम करती है, लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट। अरे जैसे कि आजकल एक वो गाना बड़ा फेमस है ना, चले रेलगाड़ी दौरे में चले मेरी रेलगाड़ी, कौन सा गाना है कमेंट करके बताओ। चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर जैसे कि कोई ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की जो ये पूंछ होती है दैट इज कॉल्ड फैजिला। क्लियर है, ये क्या कहलाती है, फैजिला, जो कैसी होती है सर, पूंछ नुमा होती है, जिसे टेल लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। और ये मदद किस में करती है, लोकोमोशन का मतलब चलने में, मदद किस में करती है, चलने में देखने को मिलती है। कोई भी चीज आगे कैसे जाएगी, तो इसके पूंछ के माध्यम से जाएगी। क्लियर है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे कि लोपोट्रिकेस, एम्पीट्रिकेस, मोनोट्रिकेस, पेरीट्रिकेस देखने को मिलते हैं। तो मोनो शब्द हमेशा एक के लिए आता है, मोनो शब्द हमेशा किसके लिए चलेगा। मैंने तो नहीं सुना, नहीं सुना तो मोबाइल में सुनना, मैं तो वैसे ही नहीं सुना सकता। इस सुरीली आवाज में गाना सुना दिया तो गाना सुनने से नफरत हो जाएगी। नहीं, गाने वाने अपना खेल नहीं है, और जो अपना खेल नहीं होता उसमें अपन नहीं जाते हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। मोनो शब्द हमेशा किसके लिए आता है, एक के लिए। तो अगर आपका कोई भी ये कोई जीवाणु है और उसके एक साइड में बनी हुई पूंछ क्या कहलाएगी, तो ध्यान रखिएगा मोनोट्रिकेस बोला जाता है। पेरी वर्ड हमेशा किसके लिए आता है, पेरी या परी। अरे ध्यान रखिएगा, पेरी याद कर लो, पेरी का मतलब चारों तरफ, या परी, पापा की परी जहां खड़ी होगी चारों तरफ क्या लग जाएगा, झुंड लग जाएगा। अरे क्या लग जाएगा, झुंड लग जाएगा। तो जैसे कि ये कोई एक बैक्टीरिया है, अरे भैया जी इसके चारों तरफ निकलने वाले फैजिला, अरे इसके चारों तरफ निकलने वाले फैजिला क्या कहलाते हैं, पेरीट्रिकेस कहलाता है। अरे क्या देखने को मिलता है सर, ये पेरीट्रिकेस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाली संरचना क्या कहलाएगी सर, दैट इज कॉल्ड पेरीट्रिकेस। तो मोनो का मतलब सर एक, मोनो का मतलब सिंगल साइड होनी चाहिए। हां, मोनो का मतलब क्या देखने को मिलता है सर, मोनो के अंदर लिख लेना सिंगल साइड। चलो, यहां क्या देखने को मिलेगा, होल कवरिंग देखने को मिल रही है। परी के चारों तरफ क्या देखने को मिल रहे हैं, परे हैं। और क्या देखने को मिल रहे हैं कि मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। चलो, पहला लिख दिया। लोपोट्रिकेस का मतलब क्या देखने को मिलेगा, एक साइड, एक से ज्यादा। लोपोट्रिकेस का मतलब होता है एक साइड लेकिन एक से ज्यादा देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड लोपोट्रिकेस। इसे क्या बोला जाता है, लोपोट्रिकेस, यानी सिंगल साइड मोर देन वन। सिंगल साइड मोर देन वन, एक ही तरफ एक से ज्यादा होगा, ये किसका प्रकार होता है, लोपोट्रिकेस का होता है। नेक्स्ट लिख दिया मेरे दोस्तों एम्पीट्रिकेस। अरे नेक्स्ट क्या देखने को मिल रहा है, एम्पीट्रिकेस। और एम्पीट्रिकेस का मतलब दोनों किनारों पे चीज का पाया जाना। एम्पीट्रिकेस का मतलब क्या देखने को मिलता है, दोनों किनारों पे। ये ऐसे भी होगा, अरे और ध्यान रखिएगा ऐसे भी होगा, दैट इज कॉल्ड एम्पीट्रिकेस। तो चीज समझ में आ रही है, चार प्रकार का। पहला शब्द आपको फैजिला। फैजिला क्या देखने को मिल रहा है, किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर पाई गई पूंछ जैसी संरचना फैजिला कहलाती है। किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर पूंछ जैसी पाई जाने वाली या पूंछ नुमा पाई जाने वाली संरचना फैजिला कहलाती है, जो उसका क्या करवाती है, लोकोमोशन, यानी क्या करवाती है, मूवमेंट, यानी गति में मदद देती है। अरे किस में मदद करती है, गति या उसकी चाल प्रोवाइड करती है। चाल का मतलब चतुराई वाली चाल नहीं, चाल का मतलब चलाने में मदद करेगी। हाँ, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया, सिंट्रोपिस। ध्यान रखिएगा। तो यहां मैंने क्या बता दिया, लोपोट्रिकेस क्या देखने को मिलेगा, ऐसा मोनो एक साइड में, पेरी चारों तरफ, और एमपी वाली कंडीशन ये। और आपके क्वेश्चन ने पूछा ए क्लस्टर ऑफ द पोलार। क्लस्टर ऑफ पोलार का मतलब एक साइड क्लस्टर का बन जाना, क्लस्टर का मतलब गुच्छा कहलाता है लोपोट्रिकेस। अरे क्या कहलाता है, लोपोट्रिकेस। सही उत्तर क्या चला जाएगा, ए फॉर एप्पल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा। तो यहां क्या देखने को मिलेगा, लोपोट्रिकेस का मतलब एक साइड में ऐसी चीज का पाया जाना। समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फिलामेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया। चलेगा, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा कि विच अमंग द फॉलोइंग, कौन सी ऐसी चीज है जो क्या देखने को मिला है, फिलामेंटस बैक्टीरिया है। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको अपन फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलोगे मेरे दोस्तों। योगिता बोल रही है मेरा तुक्का सही लग गया।
बी सी आ रहा है। अरे ध्यान रखो रे मेरे दोस्तों, फिलामेंटस वाली चीज को क्या बोला जाता है? स्पाइरोचेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पाइरोचेट बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा होगा क्या? नहीं होगा। एक्टिनोमाइसिटीज देखने को मिलता है, होता है लेकिन रेयर होता है, होता है लेकिन रेयर होता है। और विब्रियोज होगा क्या? नहीं होगा। विब्रियोज होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन मेन कौन होता है? स्पाइरोचेट। ऑप्शन में नहीं आता तो क्या देना पड़ेगा? एक्टिनोमाइसिटीज भी देना पड़ेगा। अभी बताया था जिस प्रकार से आगे अपन म्यूकोरमाइसिटीज पढ़ेंगे, फंगाई पढ़ेंगे, उसी प्रकार से ये इसी का एग्जांपल आता है एक्टिनोमाइसिटीज। क्या नाम आता है मेरे दोस्तों? एक्टिनोमाइसिटीज भी इसी का क्या देखने को मिलता है? उदाहरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन ए जीन फॉर ए एंजाइम एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? अरे भैया जी, आपसे पूछा है वो कौन सा उदाहरण है जो जीन को लेकर के चलता है और एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब असर नहीं दिखना। क्या होता है? असर नहीं दिखना। प्लाज्मिड बोलोगे, पिल्स बोलोगे, कैप्सूल बोलोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलोगे? बहुत बढ़िया। इसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड। तो रेजिस्टेंस पावर पैदा करने वाली चीज को क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड। तो पिलस बोलोगे? नहीं। कैप्सूल? नहीं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा के ऊपर होती है वो मेम्ब्रेन, और कैप्सूल जो सबसे बाहर वाली कंडीशन होती है कैप्सूल, इसके ऊपर जो कंडीशन होती है उसे स्लिम बोला जाता है, इसके ऊपर जो लेयर होती है उसे लाइम वाल बोला जाता है, इसके अंदर होती है जिसे सेलुलर मेम्ब्रेन बोला जाता है, इसके अंदर जो होती है जो प्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर वाली चीज को क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड बोला जाता है। इसके अंदर जो कंडीशन होती है उसे न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियड मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो किसको लेकर के घूमता रहता है? जीन को। तो सही उत्तर क्या चला जाएगा? प्लाज्मिड। क्या चला जाएगा? प्लाज्मिड। और इसी के साथ में मेरे दोस्तों समय की सीमाएं हुई है समाप्त। आई होप आप सब लोगों ने आज के दिन के धुआंधार सेशन को किया होगा बहुत अच्छे से एंजॉय। अभी तक जिस बच्चे ने इस क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया चलेगा। हाँ, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, बहुत बढ़िया बेटा दिनेश, बहुत बढ़िया। अभी तक जिस बच्चे ने इस क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो मैक्सिमम लोगों तक कर देना। आज का सेशन कैसा लगा? चैट बॉक्स में नई क्लास कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा। वही कमेंट डिसाइड करेगा कि कल मैं आपके सेशन को कैरी ऑन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों का पूरा जोश जुनून के साथ में इस सेशन को एंजॉय करना मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा किया और आप लोगों को भी सिलेक्शन की तरफ, पाथवे की तरफ मजबूती के साथ में पेश किया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं ना, राह कहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। अरे राह कहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा? खींच डोर साध अपनी मंजिल का निशाना, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। अरे तीर जाकर के लगेगा सटीक निशाने पे और वहां से निकाल लाएंगे अपन अपने सिलेक्शन को। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा, ये तीन चीजें लेकर के बैठिएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक ले। एक चीज जरूर दिमाग में रखिएगा कि जितना तुम्हें आता है तुमसे ज्यादा किसी को नहीं आता, और जो तुम्हें नहीं आता वो पूरे विश्व में किसी को नहीं आता है। और खुद को इतना खुला छोड़िएगा कि मैं टैलेंट है, मैं कर सकता हूं। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अपने एफर्ट्स लगाइएगा और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिएगा। सफलता आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि मंजिल कभी एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं भैया जी हाथ पे हाथ धरे बैठे बैठे सफलता प्राप्त कर लूंगा, तो वो भगवान की कसम टांग पे टांग धरा हुआ बैठा है कि मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। लेकिन जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष की भट्टी में जलने की कोशिश करेगा, वो जरूर सफलता को हासिल करके दिखाएगा। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू डियर।